वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रशांत देशमुख एकेडमी ऑफ रोग निदान के 27वें सिंगल लेक्चर सीरीज का कोऑर्डिनेटर। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ क्योंकि आज के जो स्पीकर है वो मेरे पीजी के गुरु है और जो आज के चेयरपर्सन है वो मेरे यूजी के गुरु है और इस एकेडमी के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है हमारा पवन कुमार गोदतवार सर, वो किसी कारणवश मीटिंग में बिजी होने के कारण वो आ नहीं पाए, अभी जुड़े नहीं है हमसे, परंतु वो मेरे पीएचडी के गुरु है। तो एक प्लेटफॉर्म पे मेरे यूजी के गुरु, पीजी के गुरु, पीएचडी के गुरु एक साथ है और उस इवेंट को कोऑर्डिनेट करने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं एकेडमी ऑफ रोग निदान का बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थी हूँ। मैं आज के सेशन चेयरपर्सन राजू मुंदाने सर से अनुमति चाहता हूँ कि मैं धन्वंतरी वंदना शुरू करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं। ठीक है, अनुमति है, अनुमति है। धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम्। वेलकम अगेन। आज की औपचारिक शुरुआत रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन ने कर दी है। मैं थोड़ा सा जैसे राजू मुंदाने सर को महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र से बाहर अगर हमारे कोई वक्ता है जो पीजी स्कॉलर है, नए स्कॉलर है, वो अगर मुंदाने सर को नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा परिचय आज के सेशन चेयरपर्सन का कर देता हूँ। राजू मुंदाने सर ने बीएमएस 1989 में कंप्लीट किया महाराष्ट्र में गुरुकुंज मोजरी आयुर्वेद कॉलेज से और 1993 में उन्होंने रोग निदान में पीजी की है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से
ये और 2000 तब से वो डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज यवतमाल, जहां से मेरी यूजी हुई है, वहां से एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, उसके बाद एसोसिएट हुए, फिर प्रोफेसर हुए। और मेरा सौभाग्य की बात है कि जब मेरी ज्वाइनिंग 2003 में मैंने एज अ बीएमएस स्कॉलर वहां पे ज्वाइन किया, उसी साल उस कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर राजू मुंदाने सर ने प्रभार ज्वाइन किया था। और उसके बाद लगातार 17 वर्ष तक, आज से 17 वर्ष 2003 से 2020 तक अविरत कार्य करते आ रहे हैं, और 17 साल तक वो डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल है। वो एमयूएचएस के सीनेट मेंबर भी रहे हैं। वो बॉस जो होती है एक एमयूएचएस की ब्रांच होती है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी रहे हैं। और तकरीबन उनके पास 25 से 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ वो पीजी और पीएचडी के गाइड भी है। 2003 में जब आयुर्वेद कॉलेज, डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज इतना प्रचलित नहीं था, या फिर उनका जो पीजी भी नहीं थी, इनके ही कार्य से वहां पे पीजी भी आई है। और इनके ही प्रयास से महाराष्ट्र में पीएचडी भी डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज के अंडर रोग निदान सब्जेक्ट के अंदर होती है। तो ये आज के हमारे सेशन चेयरपर्सन प्रोफेसर राजू मुंदाने सर का परिचय था। अब मैं आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर का परिचय कराना चाहता हूँ। डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर ने वाराणसी से बीएमएस किया। वाराणसी से ही काय चिकित्सा में पीजी करने के बाद 1999 में राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज पपरोला में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ रोग निदान उन्होंने ज्वाइन किया। और 21 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यूजी टीचिंग का। और लगभग 11 साल का, 2009 से वो पीजी टीचर है। 2010 में हमारी दूसरी बैच पपरोला में मैं ज्वाइन किया था। तो 2009 से आज 11 साल का उनका पीजी टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और उनके अंडर 8 पीजी स्कॉलर पीजी कर चुके हैं, और उन्होंने तकरीबन 11 पीजी स्कॉलर को गाइड भी किया गया है। तो उनका 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ उनका जो क्लिनिकल हैंड है वो बहुत ही अच्छा है। स्किन ट्रीटमेंट में उनका बहुत अच्छा हाथ है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में उनका बहुत अच्छी ओपीडी चलती है। और उनका प्रमेह के ऊपर बहुत ही मैंने जब से ज्वाइन किया है मैं उनको सुना हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि पूरा देश के जितने भी हमारे रोग निदान के श्रोता है वो उनको सुने। तो मैं आज के सेशन चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें परमिशन दे, और मैं अखिलेश श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्वाइन करे। और मुंदाने सर। ओके सर, ओके सर, चलो सर स्टार्ट सर, बोले सर, थैंक यू। अभी मैं आज के वक्ता वेलकम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्क्रीन शेयर करके अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ पा रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हाँ जी सर, क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। तो सबसे पहले मुन्नाने सर का धन्यवाद और सर को प्रणाम कि सर ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया। और प्रशांत का भी धन्यवाद। अभी वार्ष्णेय सर से बातचीत हो रही थी कि प्रशांत नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच की इतनी अच्छी कड़ी के रूप में उभर के आया है। अच्छा लगता है प्रशांत को इस रूप में देख के। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं सीधे अब विषय को लेकर के आता हूँ। उम्मीद है कि पसंद आएगा। जो मेरा अनुभव है, जो टेक्स्ट में सारी बातें लिखी हैं, मॉडर्न की बातें भी लिखी हैं, आयुर्वेद की बातें भी लिखी हैं।
विद्वत समाज के लोग हैं, सभी लोग विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन मेरा जो छोटा सा अनुभव है मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय को मैं रखूं। मेरा परिचय हो चुका है। जो आज का अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रमेय, प्रमेय की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इसमें हमने मॉडर्न टॉपिक रखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज मेलाइटस। इसके कुछ ये है कि जो प्रमेय में जितने भी हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में संहिताओं में जो डिस्क्रिप्शंस आए हैं उनको मैं अपने रूप से अपने तरीके से जब समझने की कोशिश करता हूं तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही साइंटिफिक सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। हाँ, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। वो शेयर और शेयर कर दीजिए सर फिर से। हाँ। हाँ जी सर अब क्लियर है। तो इस टॉपिक को लेने का जो रीजन है, कोई भी कहीं भी सरकार जो काम करती है तो ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं और आर्थिक बोझ उस सरकार पे उन पेशेंट्स का कितना है, और जो उस देश की प्रगति है कहीं उस व्याधि से प्रगति जो देश का है वो रुक तो नहीं रहा है। जैसे कोरोना एक आपदा के रूप में आया और संपूर्ण विश्व एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति से गुजरा और आर्थिक परिस्थिति पूरे विश्व की कहीं न कहीं विपरीत दिशा में गई। तो ये एक चिंता का विषय होता है, सरकारों के सामने भी होता है और जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके सामने भी ये चैलेंज दिया जाता है कि आप इस पे विचार करें, काम करें। तो जो फिगर है वो फिगर मैं रख रहा हूं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। ये विश्व का फिगर है जो डायबिटीज का फिगर आता है, क्योंकि प्रमेय को हम थोड़ा सा डायबिटीज के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो विषय हम आपके सामने रखेंगे। जो श्लोक में बातें आई हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से रखने की कोशिश करूंगा सर। तो ये वर्ल्ड का जो सिनेरियो है 700 मिलियन इन 2045 में ये फिगर आंका गया है कि इतने रोगी होंगे। 2030 में 578 मिलियन, 2019 में जो फिगर था, ये सारे WHO के डाटा हैं, 463 मिलियन। जो रेंज है, जो डायबिटीज में जो बढ़ोतरी हो रही है पेशेंट्स की, वर्ल्ड का जो फिगर है दैट इज 51% इंक्रीज। तो ये वर्ल्ड का फिगर, यूरोप का फिगर 15% राइज, 245 में 68 मिलियन का उम्मीद है कि इतने पेशेंट्स होंगे। अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो कैरिबियन में जो ग्रोथ है 33% और 63 मिलियन जो आबादी का अनुमान है 2045 में। लेकिन उससे भी जो चिंताजनक स्थिति है कि 43% ऑफ ग्लोबल डायबिटीज रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑकर्स इन दिस रीजन। जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 43% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके ऊपर सरकारें खर्च कर रही हैं। ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का डाटा है। जो हमारी जो गरीब देश हैं वो थोड़ा कम खर्च करते हैं, लेकिन उन देशों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आर्थिक लोड है। तो ये आवश्यक है कि हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचें और इस पे और गंभीरता से काम करें। जो WHO का डाटा है, द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज रोज फ्रॉम 108 मिलियन इन 1980 टू 422 मिलियन इन 2014। ये 80 से जो 108 मिलियन का फिगर था, 2014 में 422 मिलियन। ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज among adults over 18 years of age rose from 4.7% in 80s to 8.5% in 2014. Between 2000 and 2016 ये 16 साल के बीच में 5% का इंक्रीज ये डायबिटिक पेशेंट्स का है। तो इस तरह के कुछ डाटा, जो इंडिया का डाटा है
कि 2019 में 77 मिलियन ये इंडिया में जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, और ये जो फिगर इंडिया का है कि 72.9 मिलियन एंड 50.8 मिलियन, ये 2010 का जो डाटा है कि 50 मिलियंस थे और 2017 में 72 मिलियंस हुए, जो 2019 में 77 मिलियंस हो गए। चाइना के बाद नेक्स्ट जो हमारी कंपटीशन चाइना से बहुत सी चीज़ों में रहती है, तो डायबिटीज़ के क्षेत्र में भी हम चाइना को पीछे बहुत ही जल्दी छोड़ने वाले हैं। तो ये फिगर है कुछ जिसकी वजह से हमने इस विषय को आप लोगों के सामने शेयर किया है कि हम लोग जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं थोड़ा सा इस पे विचार करें। The World Health Organization estimated the global prevalence of diabetes among adults over 18 years of age 8.5% in 14 to 11.8%। हर जगह का जो ये डाटा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डाटा यहाँ पे है कि इन 15 to 49 years age group, Goa had the highest prevalence of diabetes, that is 8.6%, followed by Andaman and Nicobar Island, that is 8.3%, and Kerala 7.5%. In southern states had a higher prevalence, Andhra Pradesh 6.6%, Karnataka 4.6%, Tamil Nadu 6.8%, तेलंगाना 4.8%। ये साउथ के जो फिगर हैं। नॉर्थ की तरफ जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2.4%, राजस्थान 1.8% एंड बिहार 3%। ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, डिफरेंस का रीजन जो हम समझ पाते हैं कि साउथ में जो डेवलपमेंट है, आर्थिक डेवलपमेंट जो है वो इन कंपेरिजन टू नॉर्थ जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इनकी तुलना में ज्यादा है। केरला का जो साक्षरता है वो पूरे भारतवर्ष में ज्यादा है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है, जहाँ पे साक्षरता ज्यादा है, वहां पे डायबिटीज के रोगियों की संख्या भी ज्यादा है। गोवा में देखिए सबसे ज्यादा है। गोवा एक ऐसा जगह है जहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से लोग जा करके अपने मकान प्लाट्स लिए, अपने मकान बनाए। तो अगर कोई मान लीजिए बनारस का रहने वाला है, गोवा में जाके मकान बनाता है, तो नेचुरली ये इंडिकेट करता है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न आदमी है। तो यह व्याधि देखिए किसको हो रही है, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं और जो डेवलपमेंट जिनके अंदर ज्यादा हुआ है। तो इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए। और यह सर्वविदित है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज्यादा होते थे। आज जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली गई, डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ते जा रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीज कम होते जा रहे हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इसकी है कि यह जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, उसके पीछे जो बेसिक रीजन है कि हमारा खान पान, आहार विहार, रहन सहन, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें इसको हम काउंटर करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं, जिससे कि भविष्य में इस तरह की चीजें न मिले। तो ये ग्लोबल और इंडिया का और स्टेट वाइज थोड़ा सा डाटा था। अब आयुर्वेद में जो बातें डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमें, उनको हम थोड़ा सा जो अपने तरीके से हम समझ पाए हैं थोड़ा सा रखने की कोशिश करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन आता है चरक में, निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में, सुश्रुत में, ये सभी को मालूम है। प्रमेय की जो निरुक्ति आती है, प्रकर्षण प्रचुरम वारम वारम मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेय प्रमेयो अनुसंगीणाम, है ना। तो प्रकर्षण प्रचुरम वारम वारम मेहति मूत्र त्यागम करोति, ये कार्डिनल साइन है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये 3P कार्डिनल साइन के रूप में मिलता है। तो जो प्रमेय का जो चैप्टर है, प्रमेय को जो हमारे संहिताओं में डिस्क्राइब किया गया है, हम इसको दो पार्ट में एक्चुअली लेके चल सकते हैं। एक तो वह पोर्शन जिसमें कि डायरेक्ट मधुमेह का कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिसमें कि यूरिन में शुगर पास होने लगता है। एक वह कंडीशन प्रमेह का डिस्क्राइब्ड है जैसे वातज, पित्तज, कफज। कफज 10 प्रकार का है, पित्तज 6 प्रकार का है, वातज 4 प्रकार का है। तो उसमें यूरिन के वर्ण के आधार पे, यूरिन में जो कंटेंट्स मिलते हैं, जो फिजिकल फाइंडिंग है, उनके आधार पे, कुछ पेशेंट्स के जो फाइंडिंग है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उनके आधार पे डिवाइड किया हुआ है।
लेकिन जो प्रमेय में सारे चैप्टर में खास तौर से विशेष रूप से हम चरक संहिता की बात करना चाहेंगे कि जितने भी श्लोक मिलते हैं उनके पीछे इतना जबरदस्त साइंस है और इतने जबरदस्त तरीके से वो आज के मधुमेह को ही एक तरह से आज के डायबिटीज मेलाइटस खासतौर से टाइप 2 में जो फाइंडिंग्स मिलती हैं और जो सीक्वेंस मिलता है और जो कारण निदान मिलता है, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है, जो चिकित्सा के रूप में बातें आज कही गई हैं, वो सारी बातें शायद चरक में मिलती हैं। थोड़ा सा हम उसको अपने तरीके से बस समझें, अगर जो मेरा विचार है, बाकी आप इसको निर्धारित करेंगे। निदान के संदर्भ में देखिए, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदकानु प्रशाह पयांसी नवान्न पानम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतुआ कपकृच्च सर्वम। हमारे संहिताओं में कहा भी गया है कि बहुत सी बातें सूत्र रूप में लिखी गई हैं, आप उसको अपने बुद्धि और अपने विवेक से इलेबोरेट करके समझें और समझ के उसके अनुरूप आप चिकित्सा कार्य में लगें। तो ये जो 2 लाइन है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, पहली लाइन में लाइफ स्टाइल के बारे में है, दूसरा एनर्जी का इंटेक जो है, नवान्न पानम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतुआ कपकृच्च सर्वम। हाई कैलोरी डाइट अगर हम लेते हैं और उस हाई कैलोरी डाइट को लेने के बाद अगर उस ऊर्जा को हम बर्न नहीं करते हैं, यानी कि हम काम नहीं करते हैं, बेसिक जो इसमें मैसेज है कि अगर हमारा खान पान कैलोरी ज़्यादा है और हम उसको बर्न नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे में प्रमेह के लक्षण मिल सकते हैं। ये निदान बताया गया है और आज भी इस श्लोक का अगर हम वैज्ञानिक परीक्षण करें तो एग्जैक्टली निश्चित रूप से शायद यही निदान हजारों साल पहले, देखिए चरक का ऑब्जर्वेशन कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन था प्रमेह के संदर्भ में, या जिसको हम मधुमेह मान रहे हैं उसके संदर्भ में, कि आज भी बेसिकली यही निदान मिलता है। इसके अलावा कोई निदान मिलता ही नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटिक है, जेनेटिक करेक्टर है, जीन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, परिवार से मिलता है, माँ को था, फादर को था, दादी को था, दादा को था, कुछ करेक्टर जीन का है, दबा हुआ है। उस करेक्टर को अगर हम आहार विहार विपर्य करते हैं तो वो सारा करेक्टर उभर के आता है और एक सिंड्रोम के रूप में व्याधि दिखाई देता है। तो ये निदान का श्लोक, यही बातें सुश्रुत के श्लोक में भी आई हैं। संप्राप्ति, देखिए जो शब्द यूज किया गया है, जो दोष और दुष्य की संख्या जो प्रमेह व्याधि है इसमें निश्चित कर दी गई है कि 10 दुष्य हैं और सारे दुष्य जो हैं कपह सपित्तः पवनश्च दोषा मेदो अस शुक्राम्बुवसा लसिका मज्जा रसोजः पीसितम च दुष्या। ये 10 दुष्य जो बताए गए हैं ये सारे जलीय धातु, जलीय स्वरूप के हैं। और यहाँ पे देखिए संप्राप्ति का जो श्लोक लिखा हुआ है, मेदस च मांसम च शरीरजम च क्लेदम, 3 शब्द यहाँ पे विशेष रूप से बताए संप्राप्ति में, मेदस च मांसम च शरीरजम च क्लेदम, कि चूंकि यह सिंड्रोम है, इसमें दोष दुष्य सूचना होकर के बड़े सारे दुष्य बनते हैं और बड़े सारे लक्षण आते हैं, क्योंकि जो मूत्र का वर्ण है उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है किस तरीके से चल रहा है, कितना कंटेंट यूरिन में पास हो रहा है, वो उसके जो दोष दुष्य समूर्छना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुख्य रूप से 3 को हर संप्राप्ति में उन्होंने इंक्लूड किया। किसको? मेद को, मांस को, क्लेद को। अगर हम इसको साइंस के पैरामीटर से देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझने की कोशिश करें, तो जो पेशेंट के अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है, लॉस ऑफ वेट एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स, वेस्टिंग ऑफ मसल्स मांस का जब क्षय होता है, लॉस ऑफ वेट जब मेद का क्षय होता है, तो ये 2 निश्चित रूप से हर प्रकार के प्रमेह में ये दो निश्चित रूप से ही इन्वॉल्व होते हैं। चाहे जो भी हो, जो भी आप शरीर के अंदर व्याधि का जो चक्र चल रहा है, इन 2-3 की व्याख्या जरूर की गई है। और इंसुलिन इज ए एनाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन को हम एनाबॉलिक हार्मोन के रूप में देखते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? छोटी छोटी चीजों से ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बनाना, एमिनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। जब ग्लूकोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, इंसुलिन का काम नहीं होगा, इंसुलिन अगर एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं करेगा तो क्या होगा? उससे विपरीत कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। निश्चित रूप से वह प्रेजेंटेशन किसके ऊपर दिखाई देगा? मेद के ऊपर दिखाई देगा, मांस के ऊपर दिखाई देगा। और यह मेद और मांस जब अलग होते हैं शरीर से,
तो क्लेद के रूप में कहीं ना कहीं ये परिलक्षित होते हैं। तो ये 3 का संप्राप्ति में निश्चित रूप से वर्णन किया गया है। जिस भी प्रकार का प्रमेय हो, इन 3 का इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से माना गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात अधिष्ठान और स्रोतस के संदर्भ में रखना चाहूँगा कि जो क्योंकि देखिए जो हमारा साइंस है हजारों साल पहले लिखा हुआ है, और चरकस्तु चिकित्सते, चरक संहिता को हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रधान ग्रंथ मानते हैं। तो उस समय के काल को हमें समझना चाहिए थोड़ा सा, जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कि हजारों साल पहले कोई ऐसा साइंस नहीं था। जो तरीका था उनका, हमारे आचार्यों का, कि जो चीज उनको दिखता था उसी चीज को वो श्लोकबद्ध करते थे और अपने तरीके से उसको लिखते थे। तो संप्राप्ति घटक में देखिए अधिष्ठान बस्ती को बताया गया है, स्रोतस रसवह मूत्रवह को बताया गया है। लेकिन हमारा इसमें ये मानना है कि अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उसका संपूर्ण शरीर ही अधिष्ठान है, और संपूर्ण स्रोतस में कहीं ना कहीं व्याधि की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी जो बनी है, शरीर की जो संरचना है, इस शरीर की संरचना का बेसिक यूनिट सेल है। सेल के ऊपर जो कवरिंग है वो प्रोटीन और फैट की कवरिंग है। जब किसी को मधुमेह होता है, उस कंडीशन में जब हमारा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, तो आज के साइंस में ये निश्चित हो चुका है कि ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस होता है। तो जब ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस होता है, 2 फेज में है, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक फेज जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली नॉन एंजाइमेटिक होने लगता है। इनिशियल फेज में एंजाइमेटिक होता है। तो ये जो अधिष्ठान और स्रोतस है, हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बस्ती मार्ग से ऐसा अप्रोच था, क्योंकि यूरिन में गंदलापन आ रहा है, प्रभुत आविल मूत्रता, ये लक्षण हो गया। प्रभुत और आविल, यूरिन कहाँ इकट्ठा हो रहा है? बस्ती में इकट्ठा हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन अगर जा रहा है पेशेंट में तो सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? जो हमारी रीनल ग्लोमेरुलर एपरेटस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे पहले डैमेज होता है। तो इसलिए शायद बस्ती से रिलेटेड उन्होंने अधिष्ठान को बताया। लेकिन हमारी जो समझ है, हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें हमें संपूर्ण शरीर को मान के चलना चाहिए। फिर अगेन देखिए कितना बढ़िया अप्रोच। आज जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम करते हैं डायबिटीज का, 2 भाग में हम डायबिटीज को लेके चलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डायबिटीज में हम टाइप 1 और टाइप 2 2 में लेके चलते हैं। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट लेके चलते हैं। कितना सुंदर देखिए भेद है, सहज, कुलज, अपथ्यज। सहज भी हेरिडिटरी है, कुलज भी हेरिडिटरी है, लेकिन सहज जन्मजात शुरू से होता है या जल्दी होता है, अर्ली होता है, क्योंकि इसमें HLA का इन्वॉल्वमेंट है। कुलज में भी जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लेट ऑनसेट है, जिसमें कि हम आहार विहार अपथ्य से मानते हैं कि ये होता है। प्रकृति के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है, स्थूल प्रमेही, क्योंकि इसकी चिकित्सा वैशिष्य है। चिकित्सा जब हम करते हैं तो उस टाइम पे स्थूल प्रमेही बलवानी है का कृशस्तथैक परिदुर्बलश्च, चिकित्सा व्यवस्था करते टाइम पे हम प्रकृति का निर्धारण करते हैं और प्रकृति के अनुसार विशेष चिकित्सा सूत्र बताया गया है। इसलिए क्लासिफिकेशन इसका भी रहना अनिवार्य है। फिर मूत्र भेद के आधार पे, चूंकि हमारे यहाँ जो वर्ण की फाइंडिंग थी, जो दोषों की विशेष अवस्था में जो प्रेजेंटेशन था, लेकिन कितना बढ़िया साइंस की सहज, कुलज, अपथ्यज, स्थूल, कृश, ये आज भी एग्जैक्टली यही पेशेंट मिलते हैं, इसी तरह के रोगी मिलते हैं, इससे अलग नहीं मिलते हैं। कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। दौ प्रमेहु भवतः सहजो अपथ्य निमित्तश्च तत्र सहजो मातृ पितृ बीज दोष कृतः अहित आहार जो अपथ्य निमित्त है ना। जो बात मैंने पिछले स्लाइड में कही कि सहज जो HLA इन्वॉल्वमेंट है, बीज दोष दोनों में है, लेकिन चूंकि एक में अहित आहार विहार भी जुड़ जाता है उसके पैथोलॉजिकल प्रोसेस में। दोष दूष्य का स्वरूप, इस श्लोक को जब मैं पढ़ता हूं इतना आश्चर्य होता है, कितना सुंदर विश्लेषण है इस श्लोक में। आज भी देखिए, बहुद्रवः श्लेष्मा दोष विशेषः, इस एक लाइन में पूरे साइंस, उस समय इंसुलिन क्या करता है नहीं करता है ज्ञात नहीं था हमारे आचार्यों को, क्योंकि सहज को उन्होंने उस टाइम पे जातः प्रमेही को अचिकित्सीय बताया। इसलिए बताया कि उस समय इंसुलिन की व्यवस्था नहीं थी।
उस समय जाता प्रमेही को यह माना कि चिकित्सा नहीं करना चाहिए या चिकित्सा से लाभ नहीं होने वाला है। बहुद्रवः श्लेष्मा दोष विशेषः, इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी होगी तो मांस और मेद का स्वरूप क्या होगा। फिर दूसरे वहीं निदान स्थान में लिखा आचार्य चरक ने, बाहुबद्ध मेदो मांसम शरीरज क्लेदा। बाहु अबद्ध, अबद्ध कौन होगा, मांस और मेद होगा। अगेन वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ वेट, क्योंकि ये मेजर जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, एमिनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि फैट में जिनका कन्वर्जन होता है और जो मसल्स को फॉर्म करते हैं। जब कैटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अबद्ध मेद और मांस होगा। कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है, कितना साइंस है, हमें शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चरक संहिता जो है चिकित्सा वैशिष्टि की संहिता है। हमें इसमें जो सूत्र रूप में जो इंडिकेशन है, जो निर्देश है, उस निर्देश को फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। इतना सुंदर विश्लेषण है कि अगर हम इसको साइंस के एंगल से भी देखें तो एग्जैक्टली निश्चित रूप से आज ये मिलता है, रोगी में ये चीज पाया जाता है। ये स्वरूप एक तरह से बताया गया है। ये हमने बताया कि 10 दूष्य होते हैं, सारे ही जो वाटर कंटेंट जिनमें ज्यादा है या जलीय स्वरूप के हैं, कपह सपित्ता पवनश्च दोषा मेदो असर शुक्रांबु वसा लसी का। एक स्लाइड यहाँ पे मैंने मॉडर्न का डाला है इसी चीज को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी सुन रहे हैं यहाँ पे इस समय। जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनके उस बात को जो मैंने पीछे रखी, उस बात को और साइंस के पैरामीटर पे क्लियरिफाई करने के लिए कि देखिए इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी और एक्शन क्या है, ऑन कार्बोहाइड्रेट। डिफिशियंसी होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, है ना। और इंसुलिन का एक्शन क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और यह जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, यह ग्लूकोज अनयूटिलाइज्ड फॉर्म है, यह हमारे धातुओं का पोषण नहीं करता है। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम जो आया है उसका रसायन का। और रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्थि च अस्थिनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भम प्रजायते। ये धातु पोषण क्रम है। धातु का पोषण तभी होगा जब जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस चयापचय प्रॉपर हो। अगर चयापचय नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में देखिए ऑन लिपिड के लेवल पे क्या कर रहा है, इंक्रीज लिपिड ब्रेकडाउन। जब डिफिशियंसी होगी, है ना, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जब डिफिशियंसी होगी तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। यही बात बहु अबद्ध में तो मांसम, जब इंसुलिन की कमी होगी तो यही रिफ्लेक्ट करेगा किस रूप में, बहु अबद्ध मेदो मांसम। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए मैं 2 स्लाइड यहाँ पे रखा हूँ। रोगा सर्वे सूत्र बताता है कि जितनी भी व्याधियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं अग्नि की मंदता होती है। अगर अग्नि हमारा ठीक है, अग्नि को बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक तरह से लिया गया है कि अग्नि को हम किस रूप में लें। आमम अन्न रसम केचित केचित तुमल संचयम प्रथमाम दोष दुष्टिम च केचित आम प्रचत। प्रशांत, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। यहाँ थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम रहती है प्रशांत। हाँ जी सर, थोड़ा सा पता है। तो आमम अन्नरसम केचित केचित तुमल संचयम प्रथमाम दोष दुष्टिम च केचित आमम प्रचच्छते। जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए कि आम को हम किस रूप में लें, आमम अन्नरसम केचित। अन्न रस के लेवल पे हमें आम को समझना चाहिए। अन्न रस का लेवल क्या है, जहां पोषण का क्रम है। पोषण का क्रम क्या है, जो इंटेस्टाइन में जब आहार द्रव्य है, जब डाइजेशन हो रहा है, वहां से लेकर के जब धातु के लेवल पे है, धातु के लेवल पे भी जो हमारे यहाँ 3 न्याय बताए, खले कपोत न्याय, केदारी कुल्या न्याय, तो ये तीनों न्याय एक साथ काम करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी है, सेलेक्टिव अपटेक है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, केदारी कुल्या न्याय है, चीजों को न्यूट्रिशियस वैल्यू की जो चीजें हैं उनको अवेलेबल कराता है। सेलेक्टिव अपटेक क्या है, जो डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है कि कब किस चीज की आवश्यकता कहाँ पे है। विटामिन B12 एब्जॉर्ब हुआ, विटामिन B12 की आवश्यकता कहाँ पे है, आयरन की आवश्यकता कहाँ पे है,
मज्जा धातु के लेवल पे है जहाँ पे कि रेड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो इंटेस्टाइन में खाने के बाद वो मज्जा धातु तक कैसे पहुंच रहा है, दैट इज सेलेक्टिव अपटेक। तो ये तीनों न्याय इकट्ठा काम करते हैं और धातु का पोषण करते हैं। तो अगर ये न्याय इकट्ठे रूप से काम नहीं कर रहे हैं, अग्नि इकट्ठी काम नहीं कर रही है, तो उस रूप में अगर हम स्वीकार करें, इस चीज को देखें, तो ग्लूकोज जब डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो हम खाना खाए, अपने मोनोमर में जब कन्वर्ट हुआ, मोनोमर में कन्वर्ट होने के बाद इसका काम क्या था, धातु को का पोषण करना, शरीर को न्यूट्रिशन देना। लेकिन अगर अग्नि ठीक नहीं है, अग्नि कौन सी अग्नि है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपटेक करने के लिए, दैट इज इंसुलिन। अगर उसकी कमी है तो अन्न रस के लेवल पे यानी कि धातु के लेवल पे आम का फॉर्मेशन है। तो जो मधुमेह के रोगी हैं उनमें हमें मानना चाहिए कि धातु के लेवल पे कहीं ना कहीं आम का फॉर्मेशन है, जो पोषक भाव के लेवल पे मेटाबॉलिक प्रोसेस को दूषित कर रहा है और विभिन्न प्रकार के व्याधि को उत्पन्न कर रहा है। पूर्व रूप देखिए, दंतादिनाम मलाढ़त्वम प्राग रूपम पाणिपादयो दाहस्य कीर्ता देहे ठिठ स्वादास्यम च जायते। ये माधव निदान का श्लोक है। मैं बार बार यहाँ पे चरक का नाम लेता हूँ, मैं चूंकि समय थोड़ा सा रहता है, समय की बात बाउंडेशन है, इसलिए मैं डायरेक्ट चरक संहिता में जो श्लोक आया है, मैं इस श्लोक को अगेन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस जो मेरा विषय था विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज मेलाइटस, कितना बढ़िया क्रम, अगेन कितना सुंदर विषय को रखा है आचार्य ने, अगेन कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है इस विषय में। जो क्रम है देखिए, पूर्व रूप में जो बताया हुआ है, स्वेदो अंग गंध शिथिलांगता च संज्ञासन स्वप्न सुखे रतीश्च हरिनेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि शीत प्रियत्वम गलतालुशोषो माधुर्यम आश्य करपाददाह भविष्यतो मेह गदस्य रूपम मूत्रे विधावंती पीपीलिकाश्च। देखिए, अगर व्याधि जब होती है प्रमेह की, तो उसका क्रम क्या है कि जो ग्लूकोज के लेवल को हम कहते हैं कि बढ़ गया, बढ़ने का अलग अलग पैमाना है कि कितना बढ़ गया, कब हम कहेंगे कब नहीं कहेंगे, आगे की स्लाइड में बातें आएंगी। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है कि 110, 120, 130 से ज़्यादा हो गया, तो हम कह रहे हैं कि ये मधुमेह का रोगी हो गया, शुगर का रोगी हो गया। उसका क्रम देखिए, चरक ने कितना बढ़िया बताया है कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वेदो अंग गंध। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जब धातु का पोषण नहीं होगा, सेलुलर डैमेज होगा, तो शिथिलांगता च, न्यूट्रिशन जब नहीं मिल रहा है, एनर्जी लेवल जब कंप्रोमाइज्ड है, तो संज्ञा सन स्वप्न सुखे रतीश्च, सोए रहने की इच्छा है ना, काम करने की अनिच्छा, ऐसा भाव पेशेंट को उत्पन्न होता है जैसे ही शुगर का लेवल इंक्रीज होने लगता है। रतीश्च ये न्यूरोपैथी का प्रेजेंटेशन है, डिजायर टू सेक्स लेकिन डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। ये रतीश्च हरिनेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि, बड़े क्रम से चरक ने इसमें बढ़ने की कोशिश की है। कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो डायरेक्ट इम्पोटेंसी लेकर के आते हैं, कई बार ऐसे रोगी आते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन किसी और व्याधि के लिए कराया जाता है और अचानक उनका ब्लड शुगर 160, 170 ऐसे मिलता है। 4 साल से 5 साल से रोग है, उनको पता ही नहीं चलता है। और मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा WHO भी कहता है। WHO भी, ये मैं पूरी स्लाइड ऊपर नहीं पढ़ा, WHO भी मान के चलता है कि जो रोगियों की संख्या डाटा है उसमें से केवल 24% रोगी ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से चिकित्सा करते हैं या करवाते हैं। बाकी 75% रोगी इग्नोर करते हैं, वो मान के चलते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सीक्वेंस है ये पाया जाता है रोगियों में, स्वेदो अंगगत शिथिलांगता च संज्ञान स्वप्न सुखे रतीश्च हरिनेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि। इस लाइन को देखिए, ये लाइन जो चरक ने लिखा है इसमें शाब्दिक अर्थ कुछ और है, लेकिन मैं जैसा कि बताता हूं बार बार कि ये चिकित्सा का ग्रंथ है, इसको हमें चिकित्सा के एंगल से सोचना चाहिए, इस विषय को समझना चाहिए। हृदय, नेत्र, जिह्वा, श्रवण, है ना, ये घन हो जाते हैं। घन का मतलब क्या है, बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। काम कैसे करना बंद करते हैं, जब इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, जब ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेंट्स फॉर्म होते हैं, जब सेलुलर डैमेज शुरू होता है, तो ये अंग धीरे धीरे
पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, एंजियोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी है, नेफ्रोपैथी है। तो ये सारे अंग जितने अंग हैं ये हमारे शरीर में भार के समान हो जाते हैं, घन अंग हो जाते हैं। तो ये हृदय ह्री नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि। अगर किसी का ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस इंक्रीज्ड होता है और वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को डिसरेगुलेट करता है और हमारे डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करता है। और उसी बात को आचार्य चरक ने कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और कितने अच्छे सुंदर ढंग से यहाँ पे वर्णन किया कि हृदय नेत्र ह्री नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि शीत प्रियत्वम गलतालु शोषो माधुर्यम आसे करपाददाह। भविष्य में अंत में क्या होगा, अगर इन चीजों को किसी ने समय पे ऑब्जर्व नहीं किया तो आगे भी होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि भविष्य तो मेहगदस्य रूपम मूत्रे अभिधावंती पिपीलिकाश्च। अगर आपने खुद चेतना नहीं जगाई अपने अंदर तो हमारा शरीर क्या करता है, खुद उसका संज्ञान लेता है, खुद इसको रिकॉग्नाइज करता है और हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल इतना बढ़िया व्यवस्था है कि जब शुगर 140 के ऊपर जाने लगता है तो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका होता है और भविष्य तो मेहगदस्य रूपम, मेह का रूप प्रतीत होता है। रूप क्या है, मूत्रे अभिधावंती पिपीलिकाश्च। उस समय ब्लड शुगर की व्यवस्था नहीं थी, उस समय ऐसी कोई मशीन नहीं थी, एनालाइजर्स नहीं थे कि हम बता दें कि ये शुगर का रोगी है कि नहीं है। लेकिन कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन की व्यवस्था थी कि मूत्रे अभिधावंती पिपीलिकाश्च, तो वो क्या हो गया, मेह गदस्य रूपम। सामान्यम लक्षणम तेषाम। जब ये सारी चीजें चलती रहती हैं पीछे से, लेकिन अल्टीमेटली जब इस्टेब्लिश्ड केस है तो उस समय ये लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देने लगता है, बार बार यूरिनेशन। सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभुताविल मूत्रता, ये लक्षण है। बाकी लक्षण किस आधार पे है, दोष दुष्य विशेषे अपि तत् संयोग विशेषतः मूत्र वर्णानि भेदेन भेदो मेहेषु कल्पयते। दोष दुष्य की जैसी व्यवस्था होगी, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिस लेवल कंप्रोमाइज्ड होगा, जिस तरीके की व्यवस्था होगी, वैसे लक्षण यूरिन में प्राप्त होंगे। प्रभुताविल मूत्रता विशिष्ट लक्षण, ये कफज वातज पित्तज कफज का क्लासिफिकेशन है। मैं इसको, क्योंकि ये जो प्रोफेसर आर सिंह सर की किताब में जो है मैंने उसी को रखा है, कोई नया विषय इसमें नहीं है। मैंने इसलिए डाला था कि क्लासिफिकेशन जो 20 प्रकार का प्रमेय है। उपद्रव में अगेन चरक का जो श्लोक आया है, उपद्रवास्तु खलु प्रमेहीणाम तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल्य अरुचि पिपासा पूति मांस पीड़का अलजी विद्रधि, है ना। इसमें तृष्णा है, अतिसार है, ज्वर है, दाह है, अरुचि है, पिपासा है, ये सारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसी को इंडिकेट करने वाले और कॉम्प्लिकेशन को कुछ बातें चरक ने वहां पे लिख दी। स्वेदो अंग गंध शिथिलांगता च संज्ञा सन स्वप्न सुखे रतीश्च, जब वहां पे व्याख्या की तो बहुत सी बातें वहां पे लिख दी। जो विशेष फाइंडिंग्स थी पेशेंट के अंदर, उसको यहाँ पे उन्होंने उपद्रव के रूप में लिखा कि यह भी कुछ चीजें हैं जो पेशेंट के अंदर मिलती हैं, जिनको कि हमें विचार करना चाहिए। साध्यता असाध्यता, जो पीजी स्कॉलर्स हैं, समक्रियत्वाद विषमक्रियत्वाद महातेत्वाद यथाक्रमम ते, इस आधार पे कहा गया है कि जो कफज है और जो दोष और दुष्य है दोनों का स्वरूप एक ही होता है। और ये तो जब, लेकिन जो हमारा शरीर क्रिया का विज्ञान है उसमें ये कहा गया है कि दोष और दुष्य अगर एक ही प्रकार के हों तो वो असाध्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे साध्य कहा गया है। ये विशेष व्यवस्था है 3 व्याधियों के अंदर, एक ज्वर के अंदर, एक प्रमेह के अंदर और एक गुल्म के अंदर। 3 व्याधियां अपवाद स्वरूप मानी गई हैं, जिनमें कि जो हमारा चिकित्सा सिद्धांत है उसके इतर यहाँ पे व्यवस्था पाई जाती है। अगेन देखिए कितना सुंदर, मैं विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज जो बात कह रहा हूं, जातः प्रमेही मधुमेहीनो वा न साध्य उक्तः सही बीज दोषात् ये च अपि केचित् कुलजा विकारा भवन्ति तासान् प्रवदन्ते साध्यान्। कितना कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन कि जो जातः प्रमेही हैं, सहज प्रमेही हैं, उनमें वो असाध्य हैं, उनमें बहुत त्वरित चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आज हमारे पास इंसुलिन अवेलेबल है,
हम इनकी लाइफ को अच्छा कर पाते हैं, सुविधा दे पाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब हमारे आचार्यों ने ये बात लिखी, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे लिखी, कितना सुंदर लिखा कि जातः प्रमेहि मधुमेहि नोवा न साध्य उक्तः सही बीज दोषात। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये जो बात रख रहा हूं कि विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज, क्योंकि जितनी भी संहिताओं में श्लोक मिलते हैं, अगर हम इन श्लोक को थोड़ा सा अपना उनके शब्दों पे न जाकर के, शाब्दिक अर्थ पे न जाकर के, उनका जो क्लिनिकल सेंस है उसको ऑब्जर्व करें तो एग्जैक्टली ये डायबिटीज दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं मॉडर्न का विषय अब लेकर के आता हूं। डिफिनीशन जो डिफाइन किया गया है कि डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम माना जाता है क्योंकि कोई भी सिस्टम क्या, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी सेल, अगर डायबिटिक कोई है तो उसकी कोई भी सेल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नहीं है। द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी एंड बाय लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व आइज, किडनीज, हर चीज इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लासिफिकेशन टाइप 1 टाइप, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा तेज लेकर के चलूंगा। सेकेंडरी, फिर पैंक्रियाज का अगर दोष है या ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज है, स्टेरॉयड का लेवल इंक्रीज है, तो ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में आते हैं। लेकिन बेसिकली हम दो ही को लेके चलते हैं। जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, इसमें भी एक तीसरा आ जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक ऑफ यंग, जिसमें कि ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी कंप्रोमाइज्ड होती है, जो कि जीन से वो भी रेगुलेटेड है। तो उसमें थोड़ा सा लेट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, और जैसा कि उसमें मिलता है टाइप 1 में एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता। जो टाइप 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंस इन दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंसुलिन थेरेपी। जब हम बात करते हैं कि जो नाम रखा गया है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है, हमें एग्जैक्टली ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो एनआईडीडीएम के केसेस हैं उनमें हमें इंसुलिन लगानी पड़ती है, तो क्या हम उस समय पे इनको आईडीडीएम कहेंगे? ऐसा नहीं है। जो इसका बेसिक रीजन है वो फिजियोलॉजी, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां से कि पैथोलॉजी स्टार्ट होता है, उसको कंसीडर किया गया है। इसका जो बेसिक स्लाइड है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा बस यहीं पे जान लें कि कीटो को ऐसा क्यों कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि कीटोटिक प्रोन, जिनमें कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, उनको हम कहेंगे कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इन कीटोटिक प्रोसेस जब होने लगे उसको काउंटर करने के लिए आवश्यक है कि हम इंसुलिन की तरफ स्विच ओवर करें। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट मानते हैं, जुनैल ऑनसेट है, लो डिग्री ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ना, दोनों ही में जेनेटिक फाइंडिंग्स है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि इसमें लो डिग्री है और उसमें हाई डिग्री है, जबकि सहज इसको माना गया, जाता प्रमेही माना गया, लेकिन इसको लो डिग्री कहते हैं। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे जो एक काम हुआ है वो काम का हम आगे स्लाइड दिखाएंगे। तो एटियोलॉजी इसकी जो टाइप 1 डायबिटीज की है उसमें प्रोसेस इस तरह का इवेंट चैनलाइज होता है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि HLA का इन्वॉल्वमेंट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इन्वायरमेंटल इवेंट, कोई एक्यूट वायरल डिजीज हो गया, कोई एक्यूट उसका एटमॉस्फियर चेंज हो गया, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इंसुलाइटिस डेवलप होता है। और ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस यानी कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किसके अगेंस्ट, जो हमारी बीटा सेल्स की प्रोटीन है उनके अगेंस्ट। दिस इज नोन एज सेल्फ टू नॉन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जहां भी ऑटोइम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसका मतलब है कि हमारी अपने बॉडी की प्रोटीन का रिकॉग्निशन अब फॉरेन प्रोटीन के रूप में हो रहा है, यानी कि एंटीजन के रूप में हो रहा है ड्यू टू फॉल्ट। तो इसको कहते हैं सेल्फ टू नॉन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अल्टीमेटली बीटा सेल्स आर डैमेज्ड व्हेन द मोर देन 90% बीटा सेल्स आर डैमेज्ड। उस समय पे इसका एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन प्रोसेस साल 2 साल पहले से चल रहा होता है। टाइप 2 डायबिटीज एनआईडीडीएम कहते हैं, 90-80-90% केसेस हमें इसी के मिलते हैं। इसी को हमें फोकस करना है, इसी को हमें चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है, इसी को हमें लेना है। जितनी भी ग्लोबल डाटा है एक्चुअली इसी को लेकर के आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को यही हमारे लिए चैलेंजिंग है। जो ओबेज पर्सन मिलते हैं, जो आहार विहार जन्य है, जिसके बारे में चरक ने लिखा, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में उदक, इसमें भी जेनेटिक फाइंडिंग है। ये जो हम बात कह रहे थे कि उसमें जेनेटिक फाइंडिंग टाइप 1 में कम है, इसमें ज़्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी
टाइप 1 की 10 to 20%, इसकी 80 to 90%। एज ऑनसेट इसमें अर्ली है, इसमें लेट है। टाइप ऑफ ऑनसेट एब्रप्ट, नेचुरली उसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू एंटीबॉडीज। इसमें ग्रेजुअल एंड इंसीडियस, इसलिए कि इसमें सेंट्रल एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड अनफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ बीटा सेल्स। तो इसका जो पैथोजेनेसिस है ये ग्रेजुअल, वेट HLA लिंक्ड, जो टाइप 1 है HLA लिंक्ड है। एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, आइडेंटिकल ट्विंस, जो इस लाइन में मैंने लिखा आइडेंटिकल ट्विंस 6ठे नंबर पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे ये काम हुआ। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अलग करके जब उनका डेवलपमेंट हुआ उसमें देखा गया कि कितने में डायबिटीज हो रहा है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में टाइप 1 डायबिटीज 50% केसेस में पाया गया, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में टाइप 2 डायबिटीज 95% केसेस में पाया गया। इस वर्क के आधार पे हम ये कहते हैं कि उसमें जेनेटिक रिलेशन कम है और इन टाइप 2 में जेनेटिक रिलेशन ज्यादा है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमने मॉडर्न का केवल एक ही स्लाइड यहाँ पे डाला है कि जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो बाइलेटरल 2 तरीके से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। एक तो डिक्रीज्ड एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, जब कोई चीज डिक्रीज होगा तो दूसरी तरफ कोई चीज बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? कैटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेगा। उसी कैटाबॉलिक प्रोसेस के बढ़ने की वजह से जितने भी बहु अबद्ध मेदो मानसम की बात है, या स्वेदो अंगगंधा शिथिलांगता च संज्ञा संस्वप्न सुखे रतीश्च की बात है, ये देखने को मिलती है। जब एनाबॉलिक प्रोसेस डिक्रीज होगा तो फैटिग, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, लेकिन जैसे समुद्र के किनारे आप खारा पानी है, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, आदमी प्यासा रहता है, लाइक दैट कि हाइपरग्लाइसेमिक तो है, 400 शुगर का वैल्यू है, लेकिन वो आपके शरीर में यूटिलाइज सेल्स के लेवल पे मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंट्री नहीं हो रही है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो फैटिक होगा। जब वह ग्लूकोज पास होगा तो वल्वाइटिस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ऑस्मोटिक काज की वजह से। जब पॉलीयूरिया होगा तो साल्ट एंड वाटर डिप्लीशन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। और दूसरी तरफ जो इंक्रीज्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, लॉस ऑफ वेट, हाइपोकीटोनिक, कीटोन बॉडीज का ज्यादा फॉर्मेशन, एसिडोसिस। जब एसिडोसिस होगा तो फेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड हाइपर वेंटिलेशन, और ये दोनों तरफ से मिलकर के अल्टीमेटली पेशेंट के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इस तरह की पैथोलॉजिकल प्रोसेस कहीं ना कहीं चलती है। इंडिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम शायद 15 मिनट और है। इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन भी ये किताब में बातें हैं। थोड़ा सा इस स्लाइड पे जो स्कॉलर्स हैं, जो एक ही 2 स्लाइड है, ध्यान दें कि जो हम इंसुलिन को स्टार्ट करते हैं तो आईडीडीएम के केस में 0.4 से 0.8 यूनिट पर केजी के हिसाब से कैलकुलेशन हमें रखना चाहिए। एनआईडीडीएम में थोड़ा सा डोज ज़्यादा रखते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है, ओबेज होते हैं, 0.2 से 1.6। जब हम टाइप 2 को ओबेज कह रहे हैं तो यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 100% ओबेज ही मिलते हैं, ऐसा पिक्चर नहीं रखना चाहिए। फिर इंसुलिन का जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कैलकुलेशन का भी चार्ट है कि कैसे हम कैलकुलेट करें। इसमें एनपीएच 25% हमें देना चाहिए और 75% रेगुलर यूज करना चाहिए, डिवाइडेड इन 3 डोजेज, 30%, 40% एंड 30%। एनपीएच को हम कैसे रेगुलेट करें? जैसे मान लीजिए हमने एनपीएच का 5 यूनिट आज लगा दिया, तो फिर हम फर्दर इसको कैसे रेगुलेट करें? तो 48 आवर्स बेस्ड ऑन फास्टिंग। फास्टिंग शुगर अगर लेस देन 60 है तो हमें एनपीएच में 2 यूनिट माइनस करना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो हमें प्लस कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है तो शुगर को डाउन करना है। उसी तरह से जो रेगुलर इंसुलिन है उसको हमें पीपी के आधार पे, पोस्ट प्रेंडियल शुगर के आधार पे रेगुलेट करना चाहिए। अगर शुगर का वैल्यू 60 यूनिट से कम आ रहा है तो हमें 2 यूनिट घटाना चाहिए, और अगर 140 से ज़्यादा आ रहा है तो हमें 2 यूनिट बढ़ा लेना चाहिए। बड़ा सिंपल सा चार्ट है, हैरिसन से मैंने लिया है। कॉम्प्लिकेशंस, 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में भी 2 हैं।
जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनके अंदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कीटो एसिडोसिस के रूप में पाया जाता है, और जो टाइप 2 है उसमें हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा के रूप में पाया जाता है। जो कीटो एसिडोसिस है उसका देखिए दो, स्पेशली फॉर पीजी स्कॉलर्स, दो देखिए हमने चार्ट यहाँ पे रखा है, दो स्लाइड, कि जब प्रोटीन से और फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, किस कंडीशन में? जब इंसुलिन कम होगा, जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। इंसुलिन की डिफिशियंसी दो प्रकार की हो सकती है, रिलेटिव डिफिशियंसी एंड एब्सोल्यूट डिफिशियंसी। रिलेटिव डिफिशियंसी इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड एब्सोल्यूट डिफिशियंसी इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जब एब्सोल्यूट डिफिशियंसी है उस टाइम पे देखिए क्या होता है कि इन कीटोन बॉडी स्टिल को एंजाइम जो है इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और यही तीन प्रकार के जो कीटोन्स हैं इनका फॉर्मेशन करता है। और ये जो कीटोन्स बनते हैं, इन कीटोन्स का यूटिलाइजेशन देखिए कहाँ हो रहा है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, ये एस्टिल कोएंजाइम ए आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, यह एस्टिल कोएंजाइम ए एंट्री करता है और पहला प्रोडक्ट जो गोल सर्कल है उसमें सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब ये एस्टिल कोएंजाइम ए आ रहा है और इस साइकिल में जा रहा है। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज। जब एब्सोल्यूट डिफिशियंसी है उस टाइम पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिक प्रोसेस एब्सोल्युटली बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। जब एब्सोल्युटली बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, तो उस कंडीशन में यह जो टीसीए साइकिल है ये नहीं हो रहा है, टीसीए साइकिल रुका हुआ है। जब टीसीए साइकिल नहीं होगा तो एस्टिल कोएंजाइम ए का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है कीटो एसिडोसिस का। तो टाइप 1 डायबिटिक के अंदर जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ कीटो एसिडोसिस, पीजी स्कॉलर्स को इन दो स्लाइड के ऊपर निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए और इस पिक्चर को ध्यान में रखना चाहिए कि यही की पॉइंट है फॉर द कीटो एसिडोसिस। टाइप 2 में जो कोमा में डेवलपमेंट होता है, बेसिक रीजन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, बड़े सारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, सारे प्रकार के जो रेटिनोपैथी, मायोपैथी, जितने भी पैथीज हैं, इनके पीछे जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के पीछे जो कारण है, जो पैथोलॉजी है, वो पैथोलॉजी क्या है? एंजियोपैथी। बेसिकली एंजियोपैथी जो हमारी वेस्कुलेचर है, इस वेस्कुलेचर का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है। वेस्कुलेचर का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है जिससे कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब होता है। इंसुलिन का काम, बड़ा सारा काम वहां पे देखा आपने। एक इंसुलिन का काम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जो इंडोथेलियल लाइनिंग है हमारी वेसल्स की, वहां पे जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है कि जो वीएलडीएल है और जो इसको क्लियरेंस करता है, वहां से हटाता है। जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की भी डिफिशियंसी होती है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं और ग्लाइकोसिलेशन का जो प्रोसेस है वो तो है ही है। इंसुलिन के बारे में मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट करूं, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है बी चेन और ए चेन, और बीच में देखिए एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिसको कि हम कनेक्टिंग सी पेप्टाइड के रूप में जानते हैं। ये हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि जब इंसुलिन का सिक्रीशन होता है तो जो इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म है वो ए चेन और बी चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है, ये सी पोर्शन अलग हो जाता है। इसको कहते हैं प्रो इंसुलिन। इसके पहले भी होता है प्री प्रो इंसुलिन, जब इसमें सिग्नल सेगमेंट अटैच्ड होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड मैचुरेशन सिक्रीशन, ये जो इंसुलिन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो प्री प्रो इंसुलिन का सिग्नल सेगमेंट चला जाता है। फिर जब एक्टिव इंसुलिन निकल के आता है तो ये सी पोर्शन भी साथ में निकल के आता है। इसको कहते हैं सी पेप्टाइड। मतलब क्या हुआ, जो हम आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं विषय, कि सी पेप्टाइड इज सिक्रेटेड इन इक्विमोलर क्वांटिटी, यानी कि जितना इंसुलिन निकलेगा उतना ही सी पेप्टाइड निकलेगा, है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं सी पेप्टाइड पे जोर दे रहा हूं? जब पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया तो ये रिसर्च करके पाया गया कि हम ग्लूकोज के वैल्यू को तो कम कर लिए। जैसे मान लीजिए किसी को आप इंसुलिन दे रहे हैं तो ग्लूकोज के वैल्यू को तो हमने रेगुलेट कर लिया, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है।
कॉम्प्लिकेशन नहीं रेगुलेट कर पाए। भाई जब आप इंसुलिन दे रहे हैं, ग्लूकोज का वैल्यू रेगुलेट हो गया तो कॉम्प्लिकेशन भी रेगुलेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। उसके पीछे रीजन पाया गया कि जो सी पेप्टाइड है, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को रेगुलेट करता है और इंडोथेलियल लाइनिंग के लेवल पे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज को स्टिमुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब सिक्रीट होता है तो ये वैसोडाइलेशन का काम करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर सेल। तो ये दो बातें सी पेप्टाइड की कमी से चैनलाइज होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ग्लाइकोसिलेशन जो प्रोसेस है, जो हम बात कह रहे हैं कि जब हम स्रोतस की बात करते हैं, रसवा स्रोत का, मूत्रवा स्रोत का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। हर 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 सेल के लेवल पे हमको मान के चलना चाहिए कि बॉडी का हर हर स्रोतस इन्वॉल्व है, क्योंकि जो बेसिक पैथोलॉजिकल रीजन है दैट इज द ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन क्या है कि जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो ये हमारे बॉडी की प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। इनिशियल फेज में रिवर्सिबल है, बाद में ये इरिवर्सिबल होता है। तो हमारे बॉडी में कोई भी ऐसी सेल नहीं है जहां पे प्रोटीन नहीं है। तो इसलिए ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस ईच एंड एवरी सेल के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो उनका एक तरह से जो होम्योस्टैटिक एटमॉस्फेयर है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, वही डिसरेगुलेटेड होता है। तो ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें संपूर्ण शरीर को ही रोगी मान के चलना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? सॉर्बिटॉल का लेवल इंक्रीज होता है और सोडियम पोटेशियम एटीपीएच का वर्क डिक्रीज होता है। HbA1c सभी को इसके बारे में सर्वविदित है, कोई नई बात बताने की नहीं है। इसमें एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो HbA1c हम करते हैं 5.5 से 6.5 तक हम नॉर्मल लेके चलते हैं। इसमें जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनको ये मानना चाहिए कि 1% HbA1c इज इक्वल टू 36 मिलीग्राम परसेंट ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जब किसी का मान लीजिए 6.5 आप नॉर्मल ले रहे हैं 110, तो अगर मान लीजिए किसी का 7.5 है तो आप उसमें 40 जोड़ लीजिए, 36 आप उसको ऐड कर लीजिए। या जब हम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पे करते हैं तो जो उनके जो सर्विस इंजीनियर्स आते हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 5 कहते हैं कि मान लीजिए किसी का 6 आया तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ग्लूकोज के वैल्यू के लिए। ये कुछ टेस्ट जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पेशेंट का। सारे लिपिड प्रोफाइल निश्चित रूप से करना चाहिए, LFT निश्चित रूप से करना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट निश्चित रूप से करना चाहिए। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जानकारी है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। मेन पॉइंट कि सारी बातें हमें पता हो गई जो आचार्यों ने कहा या जो हमने मॉडर्न साइंस के आधार पे हमने सारा देख लिया कि क्यों कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्या रीजन है। जो गोल पॉइंट है, जो हमारे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति जो है, जो मॉडर्न की जितनी भी क्लासिफिकेशन में ड्रग्स आई हैं उसमें उन सारे ड्रग्स के देने के बावजूद भी जो कॉम्प्लिकेशन है, यह कॉम्प्लिकेशन मैनेज नहीं होता है। पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता रहता है। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि ये निश्चित है कि ये हमारे लाइफ आहार विहार जैसा हमारा जीवन है, जैसा हमारा विहार है और जैसा हमारा आहार है, उस आहार विहार जन ये व्याधि है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसीलिए ये है। तो हमें जो फोकस करना चाहिए वो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, ना कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ, उनकी काउंसलिंग, इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए चैलेंज है। बड़े सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, एजुकेटेड पेशेंट्स हैं, जो डायग्नोसिस हुआ, उनको पता चला कि ब्लड शुगर है, दवाई खाने लगे, दूसरी बार जांच कराए, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, उसके बाद दवाई नहीं खाते, साल 6 महीने दवाई नहीं खाते, फिर आते हैं अचानक कि हमारी तबीयत बिगड़ गई। क्यों आते हैं? क्योंकि हम तो ठीक हो गए थे डॉक्टर साहब, 6 महीने तो बिल्कुल ठीक थे, फिर से शुगर हो गया। ये जो मिथ है, ये पढ़े लिखे लोगों में, जो WHO भी डाटा कह रहा है 25%, 75% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ट्रीटमेंट तो छोड़िए, हमें एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को। चलो दवाई मत खाओ, कम से कम यही आहार विहार अपना दुरुस्त रखो। तो आहार विहार के जो मैनेजमेंट है,
इसमें डाइट का चार्ट कि कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, कैलोरी का इसमें डिवीजन है कि यंग पेशेंट को कितना देना चाहिए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले जो हैं उनको कितना देना चाहिए। ये जो हमारा लेक्चर है रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि समय का पूरा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं प्रशांत से अनुरोध करूंगा कि इसको रिकॉर्ड में रखेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का कितना देना चाहिए, प्रोटीन से कितना देना चाहिए, फैट से कितना देना चाहिए। एक स्लाइड मैं यहाँ पे सबके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो बार बार मैं ये बात को रख रहा हूँ कि चरक संहिता में जो बातें लिखी हैं एग्जैक्टली डायबिटीज के लिए लिखी हैं। देखिए, प्रमेह में लघु आहार, भ्रष्टान यवान भक्ष्यतः, है ना, ये चरक में लिखा हुआ है। और इस तरह के अन्न का सेवन ये हमारे प्राचीन काल में, प्राचीन काल क्या, जैसे हम लोग बचपन में भी थे तो इस तरह के आहार का रूटीन में हम लोग प्रयोग करते थे। अब इसका स्थान बर्गर, पिज्जा, इन चीजों ने ले लिया। लेकिन ये देखिए, जब हम इस तरह के आहार लेते हैं तो करता क्या है, जो इसके पीछे का साइंस हम आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये जो लिस्ट है, दीज आर द इनक्रेटिन्स, दीज इनक्रेटिन्स आर सिक्रेटेड। इनका सिक्रेशन कब होता है? ये जब हमारा इंटेस्टाइन स्ट्रेच होता है तो दीज इनक्रेटिन्स आर नेचुरली सिक्रेटेड, ऑटोमेटिकली, अपने आप। और ये इनक्रेटिन्स क्या हैं? ये डायरेक्टली इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जो सल्फोनिलुरिया करता है वो काम हमारा इनक्रेटिन करता है। ये नेचुरली जब आप आहार लेंगे, जब इंटेस्टाइन स्ट्रेच होगा तो इनक्रेटिन्स का सिक्रेशन होगा। ये ग्लूकागॉन लाइक प्रोटीन, पेप्टाइड एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, ये सारे जाकर के इंसुलिन का सिक्रेशन कराते हैं, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। कितना कितना सुंदर ये व्यवस्था है और कितना बढ़िया इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच। देखिए, चरक संहिता में बातें आई हैं हमारे आचार्यों का है कि अगर कोई डायबिटीज का रोगी Am I audible, प्रशांत? Am I audible? यस सर, यस सर। तो ये बात मैं रख रहा था कि कितना बढ़िया साइंस ये आचार्य चरक संहिता द्वारा चरक में डिस्क्रिप्शन की इनक्रेटिन्स जब हम लघु आहार लेते हैं प्रशांत, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर, बीच में कट गई थी। Action of incretins, secretion of insulin, inhibition of glucagon, gastric inhibition to develop satiety. आहार विहार में हमारे संहिताओं में देखिए मधु का डिस्क्रिप्शन आया है। मधु को वर्जित नहीं किया गया है मधुमेह में। उसके पीछे रीजन, उसमें भी देखिए कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। इसमें फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज इज इंटरलाइज्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन। फ्रूट्स के बारे में भी मिथ है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी फ्रुक्टोज का लेवल है। ये थोड़ा सा जो जब हम मैनेज करते हैं पेशेंट को, तो आहार द्रव्य और औषध द्रव्य का आहार द्रव्य हैं, और उसी तरह से औषध द्रव्य का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कुमारी, बबूल, बिल्व, सालमली, जो इनका हमने बनाया है यहाँ पे, जो इनका मोड ऑफ एक्शन है, ये सारे के सारे कुछ ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाते हैं, कुछ इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो जो हमारे मॉडर्न के ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के रूप में ये हमारे आहार और औषध द्रव्य भी कार्य करते हैं।
ये सारे जब इनका हम देखेंगे अलग अलग का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। जैसे चुकंदर का है तो चुकंदर जो है GLUT2 के लेवल पे काम करता है और नियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस के लेवल पे काम करता है। इसी तरह से हर ड्रग, हर जितने भी हमारे आहार और औषध हैं वो सारे के सारे इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन है। रसायन जो पैथोजेनेसिस है, डायबिटिक स्ट्रेस शब्द आता है कि डायबिटिक स्ट्रेस क्या है? हाइपर कोएगुलेबल कंडीशन एंड एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स एंड ग्लाइकोसिलेशन, ये सारा कंबाइंड एक तरह से डायबिटिक स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। और इसको काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से एग्जैक्टली जो हमारे रसायन द्रव्य हैं ये इसको काउंटर करते हैं। तो डायबिटीज में हमें निश्चित रूप से रसायन का सेवन जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, योगा जरूर कराना चाहिए। ये सारा जो हम बात रख रहे हैं ये हमारे क्यूरिकुलम में होना चाहिए। केवल हम किसी को बिगुआ नाइट लिख दिए या अमलकी लिख दिए, ऐसा नहीं। हमें आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म कंबाइंड जब होलिस्टिक हम अप्रोच लेके चलेंगे तब हम डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा मैनेज कर पाएंगे। और ज्यादा ये व्यायाम की व्याख्या चरक संहिता में इसी प्रमेय के चैप्टर में किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे आचार्यों को ज्ञान था कि मधुमेह प्रमेह के रोगी को व्यायाम कराना चाहिए। यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो लिस्ट है मॉडर्न के आधार पे, ये देखिए जो छठा ड्रग ऐड किया गया है DPP, डाई पेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 करके, ये क्या करते हैं कि ये हमारे इनक्रेटिन्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब जो ड्रग्स आ रही हैं जैसे एक्सेटाइन है, सीटाग्रिप्टिन है, ये जो नेचुरली सिक्रेटेड इनक्रेटिन्स हैं इनकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो ये अब क्लासिफिकेशन में आया है मॉडर्न के, लेकिन हमारे शायद आचार्यों को ज्ञान था कि भ्रष्टान्न के रूप में कि इनक्रेटिन्स की सिक्रेशन को हम इंक्रीज करें। ये औषध द्रव्य जो मॉडर्न की लिस्ट थी, उसके बाद आहार पहले हमने बताया था, ये औषध जो औषध का डिस्क्रिप्शन हमारे संहिताओं में मिलता है। कंबाइंड अप्रोच, ये हम बार बार रख रहे हैं बात को कि कंबाइंड अप्रोच होना चाहिए। ये हमारे यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर गौरव के पास हम लोग पेशेंट भेजते हैं। ये डायबिटिक फुट अल्सर का देखिए बिफोर ट्रीटमेंट है। लीच थेरेपी से केवल ड्रग की ही बात नहीं रखनी चाहिए, जैसे भी पेशेंट को आराम मिले। ये बिफोर थेरेपी एंड आफ्टर थेरेपी, ये जो पेशेंट के अंदर चेंजेज हैं, ये देखिए गोल है ट्रीटमेंट का गोल। जो हमारे मॉडर्न जो सोसाइटी है वो क्या कहती है कि गोल क्या होना चाहिए कि जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है लेस देन 7 होना चाहिए। जो फास्टिंग है प्रीप्रेंडियल है 130 के लिमिट में होना चाहिए। जो पोस्ट प्रेंडियल है वो 150, कोई 160, जैसे यहाँ पे 180 बताया गया कि लेस देन 180 होना चाहिए। लेकिन ये तो गोल है जब हम पेशेंट डायबिटिक है, जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ये है कि मान लीजिए कोई क्लास जब हमारे पास आती है, यूजी का क्लास, जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ब्लड शुगर लेवल हम करते हैं, किसी भी बच्चे का 98, 96, 99, 100 के ऊपर नहीं आता है। उन्हीं बच्चों को जब हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देते हैं, उसके बाद जब करते हैं तो भी किसी बच्चे का 100 के ऊपर नहीं आता है। तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी हमारी बॉडी क्या परमिट करती है कि चाहे खाना खा लें चाहे खाली पेट हो, दोनों कंडीशन में ब्लड शुगर 70 से 100 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। अगर इसके ऊपर शुगर है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में है, कहीं ना कहीं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को डैमेज करता है। और इसी बात को, इसी फिजियोलॉजी को शायद चरक संहिता के पूर्व रूप में बताया गया। स्वेदो अंग गंधा शिथिलांगता च संज्ञासन स्वप्न सुखेरतिश्च हरिनेत्र जिह्वा श्रवण, लास्ट में भविष्य तो मेहगदस्य रूपम। जब 180 क्रॉस किया, उसके पहले ये सारी बातें हो रही हैं। जैसे ही 180 क्रॉस किया, भविष्य तो मेहगदस्य रूपम। तो ये फिजियोलॉजी है। इस फिजियोलॉजी को हमें समझना चाहिए कि जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा गोल एक्चुअली यही होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में उस पेशेंट का ब्लड शुगर 120, 130 के ऊपर अगर है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर पैथोलॉजी को एक्टिवेट करता है। काउंसलिंग और एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो काउंसलिंग पेशेंट की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिथ्या में पेशेंट रहता है कि हम तो ठीक हो गए,
क्योंकि ब्लड शुगर जब कराया, और मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों में क्लास 1 गैस्ट्रेट ऑफिसर को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो साल 6 महीने गायब हो गए, जब आए तो डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर ठीक हो गया था। तो काउंसलिंग जब हम पेशेंट टेकअप करते हैं तो काउंसलिंग और एजुकेट करना कि आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो सकती है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्थिति कैसे अच्छी रहेगी, इस पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए। अल्टीमेटली अप्रोच टुवर्ड्स डायबिटीज, जो हमारा अप्रोच है, ये अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को केवल रसायन लिख दिए, किसी को केवल दवा लिख दिए। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। हर तरीके का अप्रोच जब हम लेके चलेंगे तभी हमें रिक्वायर्ड, जो हम डिजायर्ड, जो चाहिए हमें एक्चुअली, वो मिलेगा। तो हमें आहार पे, विहार पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, है ना, उसके रहन सहन पे, पंचकर्म पे, सबको होलिस्टिक जब हम लेके चलेंगे, क्योंकि केवल किसी को बिगुआ नाइट दे दिए तो दूसरी परेशानी होने लगी, किसी को सल्फोनिलुरिया दे दिए दूसरी परेशानी होने लगी, पेशेंट का शुगर तो ठीक है लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हमें कॉम्प्लिकेशन भी ठीक रहना है तो आहार विहार, रसायन, फ्रूट्स, सारी चीजें, उनके हर चीज अगर हम लेके चलेंगे तो पेशेंट के ऊपर निश्चित रूप से हमें आराम मिलेगा। अंत में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं सादर नमन करता हूं। मेरे इस उद्बोधन को इतने धैर्य से सुने, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं आज के चेयरपर्सन का, इतने धैर्य से सुने और सर का दर्शन भी हुआ, और इस कड़ी के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो प्रश्न अब आ रही है सर आवाज। तो सर निश्चित रूप से प्रशांत ने यूजी आपके अंडर में किया, आपने जो पौधा लगाया सर, उसको हम लोगों ने थोड़ा बड़ा किया, और उस पे फल लगाने का काम पवन सर ने किया और आज ये वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ये खुशी का विषय है हम लोगों के लिए, और प्रशांत के माध्यम से ये मंच मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी किसी को अगर कोई इनपुट्स देना है या फिर कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चंस आर वेलकम नाउ। अनुकूल कर सर, अगर आपको इनपुट्स देने हैं। नीलम बॉस ने भी हाथ रेज किया है। नीलम बॉस आप पूछिए। सभी को नमस्कार। तो क्वेश्चन क्या, मुझे मतलब ये लगता है कि जो हमारा प्रमेय है वो मतलब रक्त में तो नापने के लिए लिखा ही नहीं गया। एक्चुअली क्लेद है वो मूत्र से क्लेद वाहनम, और जो है वो मूत्र की ही परीक्षा बताई गई है 20 में। तो जो ये चाश पक्षी निभम है ऐसा कुछ, या मूत्र में रुक्षता है, या फिर क्लेद का कोई स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है क्या, आप लोग की नॉलेज में है? क्योंकि मैं तो बहुत ही अभी जूनियर हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को भी ये नॉलेज है अगर, और ये प्रमेय पीड़िका का जो कंपैरिजन किसी को मिला हो, है ना, 10 प्रमेय पीड़िका का, तो वो कुछ मुझे मतलब इनपुट मतलब मुझे मिल जाएगा, तो इस लेक्चर में जो प्लस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए। सर का लेक्चर तो वैसे बहुत अच्छा रहा, पर मुझे जो है मेरे प्रश्न, जो मेरी क्वेरीज है वो ये है। नहीं, आप अच्छा प्रश्न है आपका। जो क्लेद की बात आप कह रही हैं मैडम, जी ये सर। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने उसी स्लाइड में आपको बताया कि जो संप्राप्ति में श्लोक आया है, मेदस च मांसम च शरीरजम च क्लेदम, है ना, जी सर, जी सर, जी सर। कि ये जो प्रेजेंटेशन है, जो व्याधि का डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए हमने अपने लेक्चर में बात रखी कि विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज, है ना। आप जी जो सर। बात रख रही है कि डायबिटीज नापने को तो बताया नहीं है, ये बात अगर हम बाइफर्केट करके चलें, जैसे कभी अगर मौका मिला तो केवल हम आयुर्वेद के पक्ष को लेके चलें, है ना। जैसे हमने एक बार रियूनिटेशन प्रोग्राम बीएचयू में करबॉस ने कराया था, तो बघेल सर वहां पे उन्होंने लेक्चर दिया था, तो बघेल सर का प्योर आयुर्वेद पे ही था। तो वो दोष, दुष्य, क्लेद, इन चीजों को लेकर के सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो वो आयुर्वेद का पक्ष तो अलग है, लेकिन हमारा जो आज का, ये आप सही करें कि क्लेद को मानक के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। लेकिन जो आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, जो हमारे सामने चैलेंज है, जो डाटा है,
अगर हम उस पे जाएं, या जितने भी श्लोक्स हैं अगर हम शब्दों पे बिल्कुल न जाएं, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ न लें, उनके क्लिनिकल सेंस को लें, तो क्लिनिकल सेंस के आधार पे कहीं ना कहीं हमें उस पैमाने की तरफ भी इंडिकेट करता है। लेकिन अब क्लेद का तो कोई ऐसा बहुत एग्जैक्ट पैमाना हम लोग भी नहीं करते हैं मैडम। न तो जी प्रमेह सर। पीड़िका को 10 को हम लोगों ने उस तरह से स्टैंडर्डाइज्ड किया, न तो इस तरह से प्रमेह पीड़िका लेकर के पेशेंट अलग अलग पेशेंट आए कभी, तो उस तरीके से काम, क्योंकि हम लोग जो थीसिस वर्क कराते हैं तो जनरली जो क्राइटेरिया बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो मॉडर्न के पैरामीटर्स हैं उसी को बनाते हैं। क्योंकि तैल बिंदु परीक्षा वगैरह जो करते हैं तो तैल बिंदु परीक्षा पे हमारे यहाँ मेरे विभाग में 2 थीसिस हुए, लेकिन बहुत उत्साहजनक वैसा रिजल्ट जैसे जिसको कि हम पैमाने पे कह पाए, प्रेजेंट कर पाए, वैसा जी सर। आ नहीं पाता है। जी सर। सर एक्चुअली मुझे लगता है जो ब्रह्मा है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है उसको जी पता है कि ऋषि जी मतलब वो भालू का जीव है तो ऐसा कुछ होगा, मतलब उसको सब कुछ पता है। उसको पता है कि ब्रह्म के पिंडों में जो है वो एलियंस भी हैं, अभी आजकल आ रहा है वो। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं कि उनकी दृष्टि में मतलब जो है कुछ भी नहीं, नहीं था, क्योंकि ये बात तो रक्त में कृमि को भी वो देख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि सर जो हम लोग जो है ना वो मतलब हमारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जो ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है ना सारा कुछ जो है ज्यादा घुसा हुआ है हमारे दिमाग में। और हमारे दिमाग में जो बेसिक हमारा साइंस जो मूल कहना चाहता है हम उस तक पहुंचते ही नहीं है। मतलब तंत्रकर्ता भी की तंत्रण की विधि को भी हम अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। नहीं तो नहीं मुझे जो ये लग तो नहीं नहीं मैडम, आप थोड़ा सा जो हमने बाद में जो मैनेजमेंट के लेवल पे देखिए, साइंस डायग्नोसिस के लिए चाहे जो भी आप लें, आयुर्वेद लें, मॉडर्न लें, लेकिन जो ट्रीटमेंट का पक्ष है, क्योंकि देखिए हम जो चिकित्सा की जब बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि पेशेंट को, रोगी को आराम मिलना चाहिए, हमारा जी सर उद्देश्य वो तो ये है। है, उपशमन करो तो दूसरा का उदीरण ना हो, दूसरे तो रोग का उदीरण मैनेजमेंट ना हो। मैनेजमेंट में इसीलिए हमने ये बात रखी कि हमारा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और बल्कि हमने आयुर्वेद के पक्ष को ज़्यादा रखा कि रसायन का भी हमारा अप्रोच होना चाहिए, आहार की लिस्ट, विहार की लिस्ट, औषध द्रव्य की लिस्ट हमने इसीलिए रखी। पंचकर्म स्थूला प्रमेही बलवान है का कृषस्तथिका परिदुर्बलश्च संशोधनम तत्र कृष्ण काय। तो ये सारा जो बात है, हमें होलिस्टिक का मतलब हमारा यही है। बल्कि मॉडर्न के केवल हमने क्लासिफिकेशन ड्रग्स के रखे, तो हम लोग भी जब यहाँ चिकित्सा में देते हैं पेशेंट को तो हम लोगों का भी अप्रोच टुवर्ड्स आयुर्वेद ही ज्यादा रहता है। तो बात रखने का, साइंस के रूप में बात रखने का ये मतलब नहीं है कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करें तो सीधे बिगवोनाइड और सल्फोनिल यूरिया खिलाएं। तो इसीलिए हमने मैनेजमेंट में उस बात को ज्यादा रखा कि डाइट कितना देना नहीं है। सर, इवन आप सही कह रहे हैं, हमें भी अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, क्योंकि वो 12th के बाद आते हैं ना तो उसी का सहारा लेना पड़ता है। पर क्या ये सही क्योंकि है, मैडम मैं ये जैसे कहना जैसे चाहती मान हूँ। लीजिए जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हो, है ना, जी सर। आप टाइप 1 डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन बता रहे हो, जी सर। ठीक। तो अब जैसे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो टीसीए साइकिल में जा रहा है ना। जब एब्सोल्युटली अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलिन है तो उस कंडीशन में कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ टीसीए साइकिल है ना। तो वहां पे कीटोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन ज्यादा, पढ़ने के लिए, विषय को समझने के लिए कोई हर्ज नहीं है कि हम साइंस को न जाने, है ना। लेकिन जब पेशेंट की बारी आती है, जब ट्रीटमेंट, तो हमें अपने साइंस को जरूर याद रखना चाहिए। जी धन्यवाद सर, बॉस। धन्यवाद सर। चर्चा तो अनलिमिटेड चलती रहती है, क्योंकि बहुत वास्ट विषय था ये, बहुत बड़ा विषय था प्रमेह और डायबिटीज मेलाइटिस, दोनों को कंपेयर करना और दोनों की चीजें को समझाना बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अपने पास समय की कमी होने के कारण मैं अभी डायरेक्टली आज के सेशन चेयरपर्सन प्रोफेसर राजू मंदाने सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने इनपुट्स दें। धन्यवाद प्रशांत। आज एकेडमी ऑफ रोग निदान सिंगल लेक्चर सीरीज 27th लेक्चर्स, इसके चेयरपर्सन होने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उसे ये करता हूँ। मैं अपने एकेडमी के चेयरपर्सन पवन कुमार सर, सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल वासने सर, कोऑर्डिनेटर जो भी अभी अखिलेश सर ने बताया है कि वो नॉर्थ और साउथ के कोऑर्डिनेटर है आयुर्वेद के बारे में, सही में सर वो कोऑर्डिनेटर आज के हमारे प्रशांत, और कन्वीनर डॉक्टर कोल्हे जो आज कुछ कारणवश आज अपने यहाँ उपस्थित नहीं रह सके।
मुझे सौभाग्य से बताना ऐसा है कि आज सर अखिलेश सर श्रीवास्तव सर, आप राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज से आज आपने जो लेक्चर दिया, सही में प्रशांत ने जो बोला है कि वास्ट सब्जेक्ट है ये प्रमेय के बारे में, वो डायबिटीज मेलाइटिस के साथ कंपेयर करके बोलना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो भी आपने बहुत ही अच्छा कंक्लूड किया है और वो सबको समझाने की कोशिश की है। यहाँ एकेडमिशियन रहे या स्टूडेंट रहे, सबके लिए आपने बहुत सही तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया है सर। आप ये ग्लोबल प्रॉब्लम है सर, आपको तो आपने अभी बताया है कि 43% एक्सपेंडिचर जो दवाई का है, उसमें से 43% एक्सपेंडिचर ये सिर्फ डायबिटीज पर होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज होते जा रहा है सर। नहीं तो भी ये तो तुमने जो बताया कि कैसे इंक्रीज हो रहे हैं पेशेंट, आज तो 51% पेशेंट अपने डायबिटीज के मिल रहे हैं। सही में सबके सामने वो ग्लोबली देश के वास्ते, देश के सामने, डिस्ट्रिक्ट के सामने, घर के सामने, सबके फैमिली के सामने, सब में सबके सामने ये डायबिटीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है सर। इसके वास्ते जो आपने बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सही में हम जो ओपीडी में बैठते हैं, हमारे हॉस्पिटल में देखते हैं कि 25% ही लोग दवाई लेते हैं, 75% दवाई लेते नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है जो आपने इंडिकेट किया। सही में ये हमारे भी निदर्शन में आया हुआ है सर कि लोग सही तरीके से दवाई लेते नहीं और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करना चाहिए, वो करते नहीं सर। ये सब होने के बावजूद भी आज आयुष 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 जिधर उधर हो रहा है सर, और अपने अपने आयुष आयुर्वेद के तरफ से बहुत लोगों को अपेक्षा है सर। अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो डाइट अपना जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ की तरफ ही अपन क्या कर सकते हैं सर। तो ज़्यादा ज़्यादा स्वास्थ्य में जो बताया है वो उसके ऊपर अपन ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। वो डाइट रहे, एक्सरसाइज रहे, योगा रहे, पंचकर्म रहे, जो आपने सब बताया है कि इसके वास्ते रसायन चिकित्सा जो बताई गई है वो अपनी स्ट्रेंथ है सर। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया तो सही में डायबिटीज़ के ये ग्लोबल वार्मिंग में अपन कुछ अपना योगदान दे सकेंगे सर। इंक्लूडिंग आज का आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको सबको, सब सुनने वालों को ये सही में बताया सर, प्रूव कर दिया। और आपने अच्छा ये किया, मैं आपका सही में धन्यवाद करता हूँ। और आपका लेक्चर सुनने को मिला, आपका मैं चेयरपर्सन रहा, ये इसके वास्ते मैं आपको भी धन्यवाद दूँ। और प्रशांत को तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा, प्रशांत की वजह से मेरे को आज यहाँ इतना अवसर प्राप्त हुआ। नीलम मैडम, आप भी, आपने जो क्वेश्चन पूछे, सही में आप जो नए लोग हैं, ये इस थिंकिंग से विचार करना चाहिए, तो भी आयुर्वेद को और जितना जैसा भी है उसके आगे लेके जाने की कोशिश हो जाएंगी। आज आयुर्वेद की तरफ से सब अपेक्षा रखते हुए है, और मुझे आशा है कि हमारे प्रशांत है, हमारे वासनी जी है, हमारे नीलम मैडम है, ये लोग निश्चित ही आगे चल के ये आयुर्वेद की जो भी लोगों की अपेक्षा है वो पूरे करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं चेयरपर्सन करके यहाँ मेरे को सुनने को मिला, उसके वास्ते मैं एकेडमी ऑफ रोग निदान का बहुत आभारी हूँ। और मैं पुनश्च सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, हमारा कोऑर्डिनेटर प्रशांत, सबका आभार प्रदर्शन करते मेरे 2 शब्द बंद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। एकेडमी ऑफ रोग निदान के सेक्रेटरी अतुल वासने सर से मेरे सर अभी जस्ट लेफ्ट हुए हैं, तो मैं आ चुका हूँ आगे। हाँ, ओके, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने इनपुट्स दें। आज के कोऑर्डिनेटर प्रशांत जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश जी, और आज के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मुंडाने जी, मैं आप सभी को बहुत एक सफल संचालन के लिए और एक सफल वक्ता के रूप में आपका और सर अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषय है मधुमेह। और मैंने प्रशांत जी को कहा था कि समय का ध्यान रखना, और सर ने बहुत कोशिश उसको किया, लगातार उन स्लाइड्स को स्किप किया जो लोग सामान्यतः जानते हैं, और अपने उन्हीं विषयों को रखा जो उनके अनुभव में नए रहे। ये एक अच्छी चीज है। और सर, निश्चित रूप से हम जो प्रयास लेके चल रहे हैं कि ये हमारे एक धरोहर रहे, और ये धरोहर ही रहेगी।
इनकी जो पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन है प्रशांत जी, आप इसको रखिए, क्योंकि कुछ स्किप हो गई है यूट्यूब पे, लोगों को इस तरीके से नहीं ही मिलेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा संग्रह आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों का सर ने जो किया है। एक्चुअली मैं इत्तेफाक ऐसा है कि पपरौला भी कई बार जा चुका हूँ एग्जाम लेने, और मैंने जो वहां का देखा, एक मेडिकल कॉलेज जैसा एक सिस्टम भी है, और पेशेंट बहुत दूर दूर से आता है, और आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों साइड से ट्रीटमेंट भी होता है। देखिए हमारा भारतवर्ष बहुत विशाल उस तरीके का डाइवर्सिटी वाला है। ये ठीक है कि आयुर्वेदिक कॉलेज है, लेकिन हमें उन स्थान विशेष को भी देखना होगा कि वो कॉलेज कहाँ स्थित है। एक पहाड़ी क्षेत्र में जहां बहुत जनसंख्या को जोड़ने वाला वो एक मेडिकल कॉलेज का काम भी कर रहा है, इस नाते से उन्हें एलोपैथिक को भी रखना पड़ा। और एक बहुत अच्छी कार्डियक यूनिट सर के यहाँ चलती है, एक अच्छा डायबिटिक का और हर स्पेशलिटी का, जीरेट्रिक का। मैं वो बहुत प्रभावित रहा सर से, और व्यक्तिगत रूप से वाई के शर्मा सर के साथ में मैं वहां गया था, और सभी लोगों का मैंने कार्य देखा वहां 2 दिन रुक के, बहुत अच्छा लगा। और सर के देखिए निश्चित रूप से हम अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी भी डिजीज के बारे में बताएंगे तो हमें मॉडर्न कोरिलेशन बताना पड़ेगा, उनको सारी चीजें रिसर्च के उसके हिसाब से भी बताना पड़ेगा। और सर के लेक्चर में वो चीज झलक रही थी कि हाँ सर ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न के हिसाब से भी पूरा बताया, आयुर्वेद के हिसाब से भी पूरा बताया, और बहुत संपूर्ण लेक्चर सर का आज रहा। और मैं मोजरी भी जा चुका हूँ सर, तो मोजरी का जो आयुर्वेद का पॉइंट था वो बहुत बढ़िया रहा कि भाई देखिए मोजरी में सर वहाँ स्पेशलाइज ऐसी जगह के आयुर्वेद के चिकित्सा भाव बहुत अच्छी होती है। इत्तेफाक ऐसा कि भाई यवतमाल नहीं गया हूँ, लेकिन अमरावती और नागपुर तक तो कई बार हुआ है, अब की बार यवतमाल भी देखूंगा सर। तो जी, तो मेरा कहना यही कि हर हमारा जो एकेडमी के लेक्चर की हम लोग शुरू से ये चल रहे थे कि मैक्सिमम जानकारी नया कुछ मिले, वो आज हमें मिला है। और अब इसी तरीके से हम सभी लोगों का साथ मिलता रहा, हमारे सभी वक्ता इस तरीके से हम लोगों को सहयोग करेंगे, तो ये एकेडमी निश्चित रूप से एक अलग मानक स्थापित करेगी। और इन लेक्चर्स को लेके हम सर यही सोच लेके चल रहे हैं कि जो इस लेक्चर में जो हमारे विशेष वक्ताओं ने कहा है, एक वो आदर्श चीज हो जाएगी, लोग उसको रेफरेंस के रूप में कह सकते हैं कि हाँ एकेडमी में प्रमेय के रूप में डॉक्टर अखिलेश जी ने ये चीज बताई थी, और वो चीज हमारे एक रिकॉर्ड में भी है। बहुत बहुत आभार सभी का, सभी श्रोताओं का। आज सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे नए लोग भी जुड़े हैं, सभी का आभार। और इसी के साथ मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो इंक्लूड इसको कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए लेक्चर क्लास समाप्त। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज के सेशन चेयरपर्सन प्रोफेसर राजीव मुंडाने सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने मेरे एक फोन कॉल पे तुरंत उन्होंने हाँ कह दी, और उनके व्यस्त समय से समय निकाल कर, क्योंकि वो एज अ प्रिंसिपल है तो उनके पास बहुत ज्यादा और बाकी काम बहुत होते हैं, एकेडमिक वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, तो समय निकाल कर उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे यहाँ अध्यक्ष के रूप में आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करता हूँ। मेरे शहीद सर, मेरे अखिलेश श्रीवास्तव सर, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का पूरा वर्क उनके अंडर मैंने सीखा हुआ है, जो बहुत कम लैब्स में होता है वहाँ आयुर्वेद के, वो वर्क मैंने वहाँ पे सीखा है अखिलेश श्रीवास्तव सर से। उन्होंने भी मेरे रिक्वेस्ट पे वक्ता के तौर पर यहाँ उपस्थित रहे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी श्रोता है उन सभी का मैं आभारी हूँ। और एकेडमी ऑफ रोग निदान के चेयरपर्सन अतुल वासने सर की आज्ञा से मैं आज के सेशन को कंक्लूड करूंगा। धन्यवाद।